नमस्कार, आप देख रहे हैं समाज का सच। आज का ये वीडियो बहुत जरूरी है क्योंकि आज हम बात करेंगे उस पाखंड की, उस दोहरे चरित्र की जो आज भारत की राजनीति और समाज का सबसे खतरनाक सच बन चुका है। आज एक खास वर्ग के लोग हिंदू बचाओ के नारे लगा रहे हैं। विदेश में एक दलित के मारे जाने पर अचानक झंडा बुलंद कर रहे हैं और खुद को मानवाधिकारों का सबसे बड़ा रक्षक दिखाने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन्हें सच में दलितों की परवाह है? क्या इन्हें सच में महिलाओं की परवाह है, या फिर ये सिर्फ एक नफरत की राजनीति है? साथियों, हाल ही में बांग्लादेश में एक दलित व्यक्ति के साथ हुई भयावह हिंसा की खबर सामने आई। आपको पता होगी, सुनी होगी, देखी होगी आपने भी। वहां भीड़ ने उसकी हत्या कर दी। ये घटना बेहद निंदनीय है। हर इंसान के साथ हुई हिंसा निंदनीय होती है, चाहे वो भारत में हो, बांग्लादेश में हो या दुनिया के किसी भी कोने में हो, और चाहे वो किसी भी जात या धर्म के व्यक्ति के साथ हो। लेकिन जैसे ही ये खबर आई, भारत में कुछ लोग अचानक दलित प्रेमी बन गए, अचानक मानवाधिकार कार्यकर्ता बन गए, अचानक इन्हें जाति उत्पीड़न याद आने लग गया, अचानक दलित में हिंदू दिखने लगा और नारे लगाने लगे, देखो मुसलमान कितने हिंसक हैं, देखो बांग्लादेश में क्या हो रहा है, हिंदू खतरे में है। लेकिन साथियों, यही लोग जब भारत में दलित मारे जाते हैं तब कहां चले जाते हैं? ये सच है कि यही लोग भारत में खुद दलितों पर अत्याचार करते हैं। दलितों को कहीं भीमटा बोलते हैं, भीमटी बोलते हैं, तो कहीं नीला कबूतर, तो कहीं नीलटा कहकर गालियां दी जाती है। तो कभी उनके आरक्षण को ही गाली बनाने की कोशिश की जाती है। खुद यहाँ जाति के आधार पर दलितों को प्रताड़ित करते हैं, मारपीट करते हैं। लेकिन जब विदेश में किसी दलित का उत्पीड़न होता है तो उसे हिंदू पर हिंसा बताकर राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार करना शुरू कर देते हैं। ये दोगलेपन की हद है। अगर इन्हें सच में दलितों की चिंता होती तो भारत में दलितों पर खुद हिंसा न करते, और अगर कोई हिंसा करता तो उसका विरोध करते। लेकिन ऐसा नहीं करते। भारत में हर दिन दलितों पर जातीय आधार पर भेदभाव होता है, अत्याचार होता है, महिलाओं पर हिंसा होती है, अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जाता है। लेकिन तब ये लोग कहते हैं कि ये सब प्रोपेगेंडा है, देश को बदनाम किया जा रहा है, कहते हैं संस्कृति खतरे में है। आंकड़ों की बात करें तो 2023 में भारत में अनुसूचित जाति एससी समुदाय के खिलाफ कुल 57,789 अपराध दर्ज हुए। इनमें सबसे ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश और फिर राजस्थान और मध्य प्रदेश में है। इसका मतलब यह है कि दलितों के खिलाफ हिंसा अभी भी रोजमर्रा का वास्तविक अनुभव है, जहां दर्ज मामलों की संख्या हर साल बढ़ी रहती है। हर साल ये हिंसा बढ़ती है। रिपोर्ट के मुताबिक एससी समुदाय की महिलाओं के खिलाफ 2,835 बलात्कार के मामले हुए और एससी बच्चों के खिलाफ 1,379 मामले 2023 में दर्ज हुए। यानी जाति आधारित अत्याचार केवल पुरुषों पर नहीं, महिलाओं और बच्चों पर भी गहरा है। वहीं 2023 के एनसीआरबी डाटा के मुताबिक महिलाओं के खिलाफ दर्ज कुल अपराधों की संख्या लगभग 4,48,211 थी, जो 2022 से लगभग वृद्धि दिखाती है। इन अपराधों में घरेलू हिंसा, बलात्कार, उत्पीड़न, अपहरण आदि शामिल है। ध्यान रहे, ये आंकड़े सिर्फ रिपोर्ट किए गए मामलों के हैं। समाज में हजारों अन्य मामले भी हैं जो रिपोर्ट ही नहीं किए जाते हैं। और जो लोग विदेश में अल्पसंख्यक महिलाओं पर हिंसा के खिलाफ आवाज उठाते हैं, वे वही लोग हैं जो कहते हैं कि महिलाओं को मर्यादा में रहना चाहिए, कपड़े ठीक से नहीं पहने थे, रात में क्यों बाहर गई, सवाल करते हैं महिलाओं से। मतलब जब बलात्कार होता है तो ये लोग बलात्कारी का बचाव करते हैं, उसे संस्कारी बताते हैं और पीड़िता को ही कटघरे में खड़ा कर देते हैं, विक्टिम को ही ब्लेम करते हैं। लेकिन जैसे ही बात मुसलमान देश की आती है तो अचानक इन्हें महिला अधिकार याद आ जाते हैं। ये चिंता नहीं है, ये राजनीतिक हथियार है। साफ शब्दों में कहें तो इन लोगों को ना दलित की परवाह है, ना महिलाओं की, ना इंसाफ की। इन्हें बस एक चीज से मतलब है, मुसलमानों से नफरत। ये नफरत धर्म के नाम पर बेची जाती है, राष्ट्रवाद के नाम पर सजाई जाती है और संस्कृति के नाम पर वैलिड बना दी जाती है। लेकिन सच्चाई यह है कि ये लोग खुद बांग्लादेशी मुसलमानों से कम हिंसक नहीं है। फर्क बस इतना है कि वहां हिंसा खुली दिखती है और यहाँ हिंसा कानून, सत्ता और भीड़ के सहारे ढकी हुई होती है। अब बात करते हैं हालिया शाहरुख खान विवाद की। आईपीएल 2026 में केकेआर द्वारा बांग्लादेशी गेंदबाज रहमान को शामिल करने पर खूब विवाद हुआ। हालांकि विरोध बढ़ने पर बीसीसीआई ने उसे आईपीएल से बाहर कर दिया। इस मामले में कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर, राम भद्राचार्य जैसे तमाम बाबाओं और भाजपा नेताओं ने शाहरुख खान को निशाना बनाया। भाजपा नेताओं ने तो शाहरुख खान को गद्दार, देशद्रोही तक कह दिया।
शाहरुख खान की फिल्मों का बहिष्कार करने की अपील की। जबकि सच ये है कि सिर्फ शाहरुख खान को दोष देना तर्कहीन और जानबूझकर गढ़ा गया नैरेटिव है। आईपीएल कोई निजी तमाशा नहीं है जहां कोई एक्टर अपनी मर्जी से खिलाड़ी खरीद ले या बाहर कर दे। केकेआर में शाहरुख खान सिर्फ ऑनर है। टीम सिलेक्शन का फैसला कोच, क्रिकेट डायरेक्टर, स्काउटिंग टीम और ऑक्शन स्ट्रेटजी के तहत होता है, और वो भी बीसीसीआई के तय नियमों के अंदर। अगर किसी बांग्लादेशी खिलाड़ी को शामिल करना नियमों के खिलाफ होता तो उसका नाम ऑक्शन लिस्ट में आता ही नहीं, और अगर बाद में उसे रिलीज किया गया तो वो बीसीसीआई का एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है, न कि किसी फिल्म स्टार की देशद्रोही साजिश। शाहरुख खान को अकेले निशाना बनाना क्रिकेट की प्रक्रिया पर सवाल उठाना नहीं है, बल्कि एक मुसलमान चेहरे को प्रतीक बनाकर नफरत फैलाने की राजनीति है। साथियों, ये विवाद शाहरुख खान का नहीं है, ये विवाद एक मुसलमान की मौजूदगी से इनकी असहजता का है। अगर शाहरुख खान की जगह कोई और अन्य धर्म का व्यक्ति होता, इनके धर्म का व्यक्ति होता, तो शायद ये गुस्सा इतना नहीं होता है। हिंदूवादी संगठनों और नेताओं का ये रवैया साफ तौर पर दोहरे मापदंड को दिखाता है। कोई भी जय शाह पर सवाल नहीं उठा रहा है, जबकि जय शाह न सिर्फ बीसीसीआई के पूर्व सचिव रह चुके हैं, बल्कि इस समय आईसीसी के चेयरमैन हैं और भारतीय क्रिकेट प्रशासन में सबसे प्रभावशाली पदों में से एक पर हैं। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि जय शाह भारत के गृह मंत्री अमित शाह के बेटे हैं। अगर सच में मामला राष्ट्रहित, सुरक्षा या बांग्लादेशी खिलाड़ी से जुड़ी नीति का होता तो सवाल बीसीसीआई से पूछे जाते या जय शाह से पूछे जाते, जिनकी संस्था ने अंतिम फैसला लिया। लेकिन उन पर कोई उंगली नहीं उठती है, क्योंकि सत्ता से जुड़े नामों पर सवाल करना इन हिंदूवादी नेताओं की राजनीति के लिए असुविधाजनक है। इसलिए आसान रास्ता चुनते हैं। शाहरुख खान एक मुसलमान चेहरा जो न सत्ता में है न निर्णय करता, लेकिन नफरत फैलाने के लिए सबसे सुरक्षित निशाना है। मानवाधिकार को अपने हिसाब से सिलेक्ट करके इस्तेमाल करना सबसे खतरनाक राजनीति है। जब अपने देश में दलित मारे जाएं तो चुप्पी साध लेते हैं, जब महिला पीड़ित हो तो उस पर सवाल करते हैं, महिलाओं पर सवाल करते हैं, जब मुसलमान मरे तो जश्न मनाते हैं। लेकिन जब किसी मुसलमान देश में कोई अपराध हो जाए तो अचानक इनकी नैतिकता जाग जाती है। ये इंसाफ नहीं है, ये नफरत का कारोबार है। अब हमें तय करना होगा कि हम क्या हर इंसान के साथ हुए अन्याय के खिलाफ खड़े होंगे, या सिर्फ तब बोलेंगे जब हमें किसी से नफरत करने का मौका मिले। क्या हम दलितों के लिए हर जगह आवाज उठाएंगे, या सिर्फ तब जब वो किसी मुसलमान के खिलाफ कहानी में फिट बैठे? क्या हम महिलाओं की सच में इज्जत करेंगे, या सिर्फ लेक्चर्स में करेंगे? सच बहुत सीधा है। जो लोग भारत में दलितों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों पर रोज अत्याचार करते हैं, वही लोग विदेश में हुई एक घटना पर मानवाधिकार के सबसे बड़े ठेकेदार बन जाते हैं। इनका आक्रोश इंसाफ से नहीं आता है, इनका आक्रोश नफरत की राजनीति से पैदा होता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो जरूरी लगा हो तो इसे शेयर करिए, हाइप भी कर दीजिएगा, क्योंकि सच तभी जिंदा रहता है जब उसे दोहराया जाता है। धन्यवाद।